हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ आनंद सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोशल स्टडी पॉइंट। हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ये क्लास 10 की हिस्ट्री है, चैप्टर 1। हमारा पार्ट 3 है आज का, द एज ऑफ रेवोल्यूशन 1832-1848। स्टोरी को कनेक्ट कीजिए। द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप हमने पढ़ा, फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789। तो यहाँ से क्या हुआ कि फ्रेंच रेवोल्यूशन जो स्टार्ट हुआ 1789 में, वहाँ पे सबसे पहले यहीं से चिंगारी निकला जो सब कुछ बदल दिया। यहीं से आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी, फर्टेनिटी निकलकर पूरे यूरोप में फैला। नेक्स्ट है नेपोलिक वॉर्स। नेपोलिक वॉर 1797। नेपोलियन ने अपने पावर को पूरे फ्रांस में फैलाया और मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन, नेशनलिज्म यूरोप तक फैलाया। फॉल ऑफ नेपोलियन, इसके बाद क्या हुआ? नेपोलियन का फॉल ऑफ नेपोलियन एंड कंजर्वेटिव रिजिम 1815-1830। तो फिर 1815 में नेपोलियन वाटरलू की लड़ाई हार जाता है। इसके बाद कंजर्वेटिव पावर जैसे ब्रिटेन, रसिया, प्रूसिया, ऑस्ट्रिया, ये सब कांग्रेस ऑफ वीना में मिलते हैं। मिलने का कारण क्या था? नेपोलियन ने जो चेंज लाया था उसे हटाकर मोनार्की को वापस लाना। रिवोल्यूशन 1832-1848, इसमें देखेंगे कि किस तरह कंजर्वेटिव ने फ्रीडम को दबाने की कोशिश किया। जिस तरह कंजर्वेटिव ने फ्रीडम को दबाया था वैसे ही सीक्रेट सोसाइटी और लिबरल नेशनलिस्ट मजबूत होता गया। इसमें फिर देखेंगे रेवोल्यूशन, फ्रांस में किस तरह रेवोल्यूशन आया, बेल्जियम में, ग्रीस में। फ्रांस में बात करें तो फ्रांस में देखेंगे कि किस तरह बॉर्बन मोनार्की को अलग किया गया। बेल्जियम में देखेंगे ब्रुसेल ने नीदरलैंड को यूनाइटेड किंगडम से खुद को कैसे अलग किया, और ग्रीस किस तरह इंडिपेंडेंट नेशन बना। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। A conservative regime tried to consolidate their power after the Congress of Vienna 1815. Liberalism and nationalism came to be increasingly associated with the revolution in many regions of Europe. The revolution were led by the educated liberal middle class elite, including professor, school teacher, clerks, member of the commercial middle classes. The Metternich court, Duke Metternich, Austrian chancellor, famously remarked, When France sneezes, the rest of Europe catches cold. ये 2 नंबर में आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ड्यूक मेटरनिक द्वारा जो कोट किया गया है, ये पूछा जाता है एग्जाम में। तो इसको समझते हैं क्या बोला गया है। जैसे जैसे कंजर्वेटिव रिजिम वीना कांग्रेस 1815 के बाद अपने पावर को मजबूत करने का प्रयास किया, इससे यूरोप में नेशनलिज्म और लिबरल नेशनल रिलेशन यूरोप के क्षेत्र में रेवोल्यूशन से लोग जुड़ने लगे। लीडर, और इस रेवोल्यूशन को जो लीड कर रहे थे वो कौन थे? वो एजुकेटेड लोग थे। एजुकेटेड लोग में भी लिबरल मिडिल क्लास, जैसे आपका प्रोफेसर, स्कूल टीचर, क्लर्क्स, मेंबर ऑफ द कमर्शियल मिडिल क्लासेस। ड्यूक मेटरनिक की बात करें तो ड्यूक मेटरनिक बोलते हैं कि जब फ्रांस छिकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी लग जाती है। द जुलाई रेवोल्यूशन, फ्रांस 1830। The first upheaval took place in France in July 1830. The event, the Bourbon king who had been restored to power by the conservative response after 1815, were overthrown by liberal revolutionaries. इसका आउटकम क्या निकला? A constitutional monarchy was installed with Louis Philippe at its head. Domino effect क्या हुआ? The July Revolution sparked an uprising in Brussels, which led to Belgium breaking away from the United Kingdom ऑफ नीदरलैंड। तो जुलाई रेवोल्यूशन में क्या हुआ? जुलाई रेवोल्यूशन यह सबसे बड़ा रेवोल्यूशन 1830 में फ्रांस में हुआ। इवेंट की बात करें तो बॉर्बन किंग को, जिसे 1815 के बाद कंजर्वेटिव रिस्पॉन्स से रिस्टोर किया गया था, उसे लिबरल रेवोल्यूशनरी ने उखाड़ फेंक दिया। आउटकम क्या निकला? लुइस फिलिप को कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का हेड बना दिया गया और इससे फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया। तो यह है आपका लुइस फिलिप, यहाँ देख लीजिए फोटो। इसके बाद क्या हुआ? डोमिनो इफेक्ट में जुलाई रिवोल्यूशन से ब्रुसेल में भी एक रिवोल्यूशन को हवा दे दिया, जिसके कारण यूनाइटेड किंगडम नीदरलैंड से अलग हो गया। मैप पे देखिए तो ये देखिए, ये फ्रांस है, यहाँ पे क्या है? बेल्जियम, यह है नीदरलैंड, यह है यूके। तो जो सबसे पहले जो रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ वो फ्रांस से हुआ, फ्रांस से फैला, यूके में फैल नहीं पाया, लेकिन यहाँ पे देखिए बेल्जियम और नीदरलैंड
तो इसमें क्या हुआ कि नीदरलैंड से बेल्जियम बाहर निकल गया, इसलिए कि फ्रांस में जो है आपका फ्रेंच बोला जाता है और नीदरलैंड में जो भाषा बोली जाती है वो है डच है। अब बेल्जियम में क्या है, मिक्सचर ऑफ टू लैंग्वेज। और रेवोल्यूशन जब फैल रहा था तो यहाँ तक भी फैल ही गया था ऑलमोस्ट, लेकिन बेल्जियम अपने आप को यहाँ से बाहर कर लिया। नेक्स्ट है ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1821 टू 1832, an event that mobilized nationalist feeling among the educated elite across Europe was Greek War of Independence. Background: Greece had been part of Ottoman Empire since the 15th century. The growth of revolutionary nationalism in Europe sparked a struggle of independence among the Greeks which began in 1821. Support base देखें तो nationalists in Greece got support from other Greeks living in exile and also from many West European who had sympathy for ancient Greek culture. Romanticism in action. Poet and artists lauded Greece as the cradle of European civilization and mobilized public opinion to support its struggle against a Muslim empire. The English poet Lord Byron organized fund and later went to fight in the war where he died of fever 1824. एंड स्टोरी क्या निकला? द हिस्टोरिक कॉन्स्टेंटिपोल ऑफ 1832 रिकॉग्नाइज्ड ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। तो इसमें यह बोला गया है ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में कि यह एक ऐसा घटना था जिसने यूरोप के एजुकेटेड इलाइट क्लास के बीच नेशनलिस्ट फीलिंग को प्रेरित किया, और वो है क्या? ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। बैकग्राउंड की बात करें तो ग्रीस 15th सेंचुरी से ऑटोमन एम्पायर का पार्ट था। जब यूरोप में रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म का डेवलपमेंट हो रहा था, इससे ग्रीस में भी फ्रीडम के लिए संघर्ष को जन्म दिया। 1820 में यह शुरू हुआ था। सपोर्ट बेस की बात करें तो नेशनलिस्ट ग्रीक, तो इससे क्या हुआ? ग्रीक नेशनलिस्ट उन्हें भी सपोर्ट करते थे जो लोग एक्साइल में थे, यानी यूरोप के बाहर वेस्टर्न पार्ट में जो लोग रहते थे। ये लोग एंशियंट ग्रीक की कल्चर के प्रति सिंपैथी रखते थे। और ये देखिए ऑटोमन एम्पायर की बात करें तो ये जो ग्रीन वाला एरिया है ये है ऑटोमन एम्पायर। यहाँ पे कौन सा रिलीजन फॉलो होता था? इस्लामिक रिलीजन यहाँ फॉलो किया जाता था। और ये है आपका ग्रीक, ये देखिए छोटा सा, यहाँ पे क्या क्रिश्चियनिटी यहाँ फॉलो होता था। तो जो यूरोप के जो अदर स्टेट था वो लोग चाहते थे कि ग्रीक ऑटोमन एम्पायर से बाहर आ जाए, मतलब उसके लिए आज़ादी चाहते थे ग्रीस के लिए, कि ग्रीस भी आज़ाद हो जाए, क्योंकि ये रोमन एम्पायर, यहाँ का मेथोलॉजी यहाँ पे रोमन एम्पायर का फॉलो किया जाता है। रोमांटिज्म इन एक्शन, रोमांटिज्म इन यूरोप। तो इसमें क्या हुआ कि पोएट आर्टिस्ट ने ग्रीस के क्रैडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन कहा था उसमें। इसका मतलब होता है प्रशंसा करना, मतलब किसी को आप प्रेस कर रहे हैं, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, मतलब अच्छी बात था ये। और मुस्लिम एम्पायर के खिलाफ इसे स्ट्रगल के लिए सपोर्ट किया गया। लॉर्ड बायरन ने फंड्स इकट्ठा किया और लड़ने भी गया। लॉर्ड बायरन फंड इकट्ठा करके वो लड़ने भी गए, बट 1824 में उनका फीवर से डेथ हो गया। ये है लॉर्ड बायरन, ये देखिए क्या बात है, लड़ने गए डेथ हो गया। चलिए कोई बात नहीं। इसके बाद है हमारा रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। नेशनलिज्म डिड नॉट कम अबाउट ओनली थ्रू वॉर्स एंड टेरिटोरियल एक्सपेंशन। कल्चर प्लेड अ क्रिटिकल रोल इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ नेशन। आर्ट, पोइट्री, स्टोरीज, म्यूजिक हेल्प्ड एक्सप्रेस एंड सेव द नेशनलिस्ट फीलिंग। तो इसमें यह बोला गया है कि नेशनलिज्म का डेवलपमेंट केवल वार और टेरिटरी एक्सपेंशन से नहीं होता कि आप लड़ाई लड़ लिए और अपना टेरिटरी को एक्सपेंड कर दिए। आइडिया ऑफ नेशन आर्ट, पोइट्री, स्टोरीज, म्यूजिक, स्टोरी म्यूजिक से अपने फीलिंग को एक्सप्रेस करने में मदद करता है। मतलब ये सब से नेशनलिज्म भी नेशनलिज्म को एक्सप्रेस किया जा सकता है। रोमांटिज्म, a cultural movement which sought to develop a particular form of nationalist sentiment. Romantic artists and poets generally criticized the glorification of reason and science. Instead, they focused on emotion, institution, and mystical feeling. Their effort was to create sense of shared collective heritage, a common cultural past as the basic of nation.
तो इसमें यह बोला गया रोमांटिज्म में कि यह एक कल्चरल मूवमेंट था जो एक खास तरह से नेशनल फीलिंग को डेवलप करना चाहता था। रोमांटिक आर्टिस्ट और पोएट जनरली रीजन और साइंस को क्रिटिसाइज करते थे, वो लोग क्रिटिसाइज करते थे। उन्होंने इमोशन, इंट्यूशन और मिस्टिकल फीलिंग पर ध्यान दिया, जिससे उनका प्रयास एक नेशन के आधार के रूप में कलेक्टिव हेरिटेज और कॉमन कल्चर को फीलिंग पैदा किया जा सके, मतलब इससे फीलिंग पैदा हो सके। जोहानन गॉटफ्राड हर्डर, a German philosopher who claimed that true German culture was to be discovered among the common people, das Bock. It was through folk song, folk poetry, folk dances that the true spirit of the nation, Volksgeist, which was popularized. इसमें यह बोला कि जॉन गॉटफ्रेड हर्डर वो एक जर्मन फिलोसफर थे। कौन था वो? जर्मन फिलोसफर थे। उसने दावा किया कि ट्रू जर्मन कल्चर कॉमन मैन डास वॉल्क में खोजना चाहिए। वो क्या था? डास वॉल्क क्या था? फोल्क सॉन्ग, फोक पोइट्री, फोक डांस, ये माध्यम होना चाहिए राष्ट्र की सच्ची आत्मा को जानने के लिए। ये आपका जोहानन जी हर्डर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए, लैंग्वेज एज वीपन ऑफ नेशन रेजिस्टेंस। इसमें देखेंगे हम लोग कि लैंग्वेज प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन डेवलपिंग नेशनलिस्ट सेंटिमेंट, particularly in Poland, which had been partitioned at the end of 18th century by Great Russia, Prussia, Austria. Even though Poland no longer existed as independent territory, national feelings were kept alive through music and language. Karol Kurpusky, for example, celebrated the national struggle through his operas and music, and turning folk dances like Polonaise and Mazurka into nationalist symbol। तो इसमें यह बोला गया है कि नेशनलिस्ट सिंबल में कि नेशनलिस्ट सेंटिमेंट यानी राष्ट्रवादी भावना जिसको बोलते हैं, राष्ट्रवादी भावना को डेवलप करने में भाषा का इम्पोर्टेंट रोल रहा, खास तौर पे पोलैंड, जिससे 18th सेंचुरी में लास्ट में ग्रेट रूस, प्रूसिया, ऑस्ट्रिया ये डिवाइड कर दिया था, मतलब इसको ये लोग डिवाइड किया था पोलैंड को। पोलैंड को देखें तो उसका अपना कोई इंडिपेंडेंट टेरिटरी नहीं था, लेकिन सॉन्ग्स और लैंग्वेज से अपना नेशनल फीलिंग को एक्सप्रेस किया, एक्सप्रेस करके जीवित रखा। जैसे कार्लोन कुर्पुस्की अपने ओपेरा और सॉन्ग से नेशनल स्ट्रगल को सेलिब्रेट किया, और पोलोनीज और मजूरका जैसे फोक डांस को नेशनलिस्ट सिंबल में बदल दिया गया। इसके बाद ये देखिए, द पोलिश अपराइजिंग। आफ्टर अ फेल्ड आर्म्ड रेबेलियन अगेंस्ट रशियन रूल 1831, Polish clergy began using language as a weapon of national resistance. The Polish language was forced out of the school of Russian language was imposed in everywhere. तो इसमें यह बोला गया कि 1831 में रशियन रूल के खिलाफ पोलैंड विद्रोह करता है, बट पोलैंड हार जाता है। इसके बाद पोलिस यानी क्लर्जी यानी पादरी को बोलते हैं जो चर्च में रहते हैं, क्लर्जी लैंग्वेज को नेशनल प्रोटेक्टिव वीपन की तरह इस्तेमाल किया। रशियन ने स्कूल में पोलिश लैंग्वेज को हटाकर रूसी लैंग्वेज को लागू किया। इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकला? कॉन्सिक्वेंसेस तो पोलिश वर यूज टू चर्च गैदरिंग एंड ऑल रिलीजन इंस्ट्रक्शन। एज ए रिजल्ट अ लार्ज नंबर ऑफ प्रेस्ट वेयर पुट इन जेल और सेंट साइबेरिया बाय द रशियन अथॉरिटीज एज पनिशमेंट फॉर देयर रिफ्यूजल to preach in Russian. The use of Polish came to be seen as a symbol of struggle against Russian dominance. तो इसका consequences ये निकला, यानी परिणाम, पोलिश लैंग्वेज चर्च गैदरिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन के लिए यूज किया गया। अगर जो लोग रशियन लैंग्वेज का यूज़ नहीं करते थे उन्हें जेल में डाल दिया जाता था, नहीं तो साइबेरिया के जंगल में भेज दिया जाता था। तो इसमें ये जो मैंने लेक्चर लिया है खास करके ये रोमांटिज्म और रोमांटिक इमेजिनेशन नेशनल फीलिंग, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है एग्ज़ाम में। ऊपर में भी है 1-1, 2-2 मार्क्स का क्वेश्चन जो आपका डायरेक्ट बनेगा। तो आप इसे लेक्चर को 2 से 3 बार जरूर सुनिए। नोट्स बनाना है नोट्स बनाइए। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, ये लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू।